student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today we started a Mendel's law. Mendel's ने 3 लॉज दिए थे. फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यहाँ पे दो लॉ हम लोगों ने लिखे हैं क्योंकि पहले हम उसको पढ़ लेंगे फिर थर्ड के बारे में जाएंगे. ओके, तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल विच इज़ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस से ही समझ में आ रहा है कि जो कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेंटली शो कर रहे होंगे वही इस लॉ में होगा. तो क्या है, देखो, जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसमें हम लोगों ने होमोजाइगस टॉल प्लांट को लिया था और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट यानी ड्वार्फ प्लांट को लिया था. एक डोमिनेंट था जो कैपिटल टी था और एक रिसेसिव था स्मॉल स्मॉल टी और स्मॉल टी था. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि टू कंट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर ओनली वन एक्सप्रेस इज सेल्फ इन एन इंडिविजुअल. अगर इंडिविजुअली एक्सप्रेस करने की बात करें तो इन सब कैरेक्टर में से वही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जो डोमिनेंट है. रिसेसिव जो है वो उसमें बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोलता है कि जब भी हम डोमिनेंट होमोजाइगस कैरेक्टर्स को किसी भी डॉर्फ कैरेक्टर होमोजाइगस डॉर्फ कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं तो द रिजल्ट शुड बी अ डोमिनेंट. तो कैसे हुआ ये देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ. लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया. इनके बीच अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, यहाँ पे मैं पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है. एक कैपिटल टी मैं यहाँ पे लिखी, एक कैपिटल टी यहाँ पे लिखी, एक स्मॉल टी यहाँ पे, एक स्मॉल टी यहाँ पे. जब इनके हम क्रॉसेस करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी. क्या दिख रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि जो इस दो होमोजाइगस क्या होता है, जो भी दो जीन्स किसी भी एलील्स जो होते हैं उनमें जो दो जीन होते हैं दोनों सेम हो, यानी अगर डोमिनेंट हो तो डोमिनेंट हो और रिसेसिव हो तो रिसेसिव हो. तो यहाँ पे दोनों ही कैपिटल दिख रहे हैं और यहाँ पे दोनों ही स्मॉल टी दिख रहे हैं. तो ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन. मे बी इट विल बी डोमिनेंट और इट विल बी रिसेसिव, इससे मैटर नहीं करता है, बट ये है कि दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए. अब यहाँ पे जब हम उनका क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दे शुड बी विजिबल, दे शुड बी अपीयर इन अ F1 जनरेशन, यानी उनकी जो डोमिनेंसी है वो F1 जनरेशन में हमें दिखाई देती है. पूरे के पूरे प्लांट जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो रिसेसिव है वो डोमिनेंट की वजह से सप्रेस्ड हो जाते हैं. प्रेजेंट तो रहते हैं क्योंकि हम जब F2 जनरेशन कराते हैं तो उसमें एक रिसेसिव कैरेक्टर हमको दिखता है, 3:1 का रेशियो आता है. बट वो जब F1 जनरेशन की बात होती है, फर्स्ट फीमेल जनरेशन की बात होती है, तो रिसेसिव कैरेक्टर टोटली सप्रेस्ड हो जाते हैं, वो अपने आप को शो नहीं कर पाते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स जो स्ट्रांगली प्रेजेंट है. तो यही बता रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि अगर कंडीशन होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की होती है तो उनके बीच में जो क्रॉस के बाद प्लांट बनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमको दिखाई देता है, क्योंकि इसकी डोमिनेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रिसेसिव को सप्रेस कर देता है. एक भी रिसेसिव के कैरेक्टर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं. ये चीज़ उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें बताई. अब देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, इसकी वजह से कितना इजी हो गया हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझना. गॉट इट? क्योंकि अगर यही हम नहीं किए रहते तो हम सोचते कि क्या हो रहा है भाई, बट क्योंकि हम उस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बस चिल्ड्रन इतने ही है कि इसमें जब भी हम होमोजाइगस
डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट आता है, जो ये शो करता है कि हमेशा डोमिनेंट जो होता है वो दिखता है, रिसेसिव को सप्रेस कर देता है, जो F1 जनरेशन में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं कम टू द सेकेंड लॉ ऑफ मैंडल्स, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स और एलिलोमार्फ और जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड। हाइब्रिड की जब बात हो रही, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब होमोजाइगस कंडीशन होगा यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और जब हेट्रोजाइगस होगा तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हाइब्रिड की बात हो रही है। हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब ये कंडीशन की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स और एलिलोमार्फ और जीन, मान लो कि ये दो कैरेक्टर्स हैं टॉल एंड ड्वार्फ के, आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, वो इस तरह के इस हाइब्रिड में आते हैं। दीज फैक्टर डू नॉट ब्लेंड और मिक्स अप बट सिंपली एसोसिएटेड देमसेल्फ एंड रिमेन टुगेदर एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे सेम इसी चीज़ की बात कर रहा है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर वो हाइब्रिड भी बन रहे हैं तो डोमिनेंट अपनी एक पहचान रख रहा है, रिसेसिव अपनी एक पहचान रख रहा है। जब हम इसको यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन कराने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसको अलग अलग कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खो रहा है। वो डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट ही अपना है, और जो रिसेसिव है वो अपना रिसेसिव ही है। भले वो अपने एक साथ ब्लेंड अप हो जा रहे हैं, एक साथ मिक्स हो जा रहे हैं, बट जब हम उसको सेग्रीगेट करें, सेग्रीगेशन मतलब अलग करना, सेपरेट करना, तो जब हम किसी भी कैरेक्टर्स को अलग कर रहे हैं, स्पेशली हेट्रोजाइगस में अगर हम उसको अलग कर रहे हैं, तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खो रहा है, वो अपना जो भी पहचान है उसको रख रहा है। अगर हमने यहाँ पे टी को अलग किया तो डोमिनेंट डोमिनेंट ही रहेगा, रिसेसिव रिसेसिव रहेगा। ये नहीं होगा कि रिसेसिव अचानक से डोमिनेंट हो गया और डोमिनेंट अचानक से रिसेसिव हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर कोई वाइट फ्लावर्स दे रहा है प्लांट तो वाइट ही देगा, जो पर्पल है वो पर्पल ही रहेगा। अगर हम उसको किसी भी दो चार कैरेक्टर के साथ में मिक्स कर दे रहे हैं तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोएगा। जब भी वो एक दूसरे से सेपरेट होगा तो वो अपने आप को जरूर शो करेगा। ठीक है, जो है वो ही रहेगा। ये नहीं है कि पर्पल को हमने टॉल के साथ मिक्स कर दिया तो पर्पल भूल अपना कलर ही नहीं देना लगा, सिर्फ लंबा ही प्लांट हो गया। नहीं, लंबा प्लांट होगा मगर पर्पल कलर उसमें के जो फ्लावर्स निकलेंगे वो पर्पल कलर के ही निकलेंगे, क्योंकि उसकी एक अपनी अलग पहचान है, अपनी वो एक इंडिविजुअलिटी, अपना एक कैरेक्टर को जरूर शो करेगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होता है। यहाँ पे जो गैमेट्स हम सेपरेट कर रहे हैं, गैमेट्स जो है हम यहाँ पे गैमेट्स जो बनाए हैं, जब हम इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखा रहा है कि हम डोमिनेंट ही हैं तो हम डोमिनेंट हैं, हम लंबे ही प्लांट होंगे। हम स्मॉल टी हैं तो हम स्मॉल हैं, हम स्मॉल ही प्लांट देंगे, क्योंकि सबके ऊपर एक स्पेसिफिक जीन है ना जो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरी हाइट लंबी है तो मेरे अंदर वो लंबे होने का जीन्स है, अगर किसी की हाइट शॉर्ट है तो उसके अंदर वो शॉर्ट होने का जीन्स है। तो ये जीन्स वो हाई है। अगर हम सबको मिक्सअप कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो जाएंगे, हम छोटी हाइट की हो जाएंगे या छोटा वाला हाइट लंबे हाइट का हो जाएगा। नहीं, जब भी इसको हम सेग्रीगेट करेंगे तो वो अपनी इंडिविजुअल जो पहचान है उसको वो शो करेगा। इसमें ये चीज़ बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर और जीन brought together in a hybrid, इस तरह के हाइब्रिड में आते हैं, दिस फैक्टर डू नॉट ब्लेंड और मिक्स अप बट सिंपली एसोसिएट। ये ऐसा नहीं कि सब मिक्स हो गए हैं। अगर यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम मिक्स हो गया है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे ये ब्लेंड और मिक्स का नहीं है, यहाँ पे है कि सिंपली उसके साथ एसोसिएट हुआ है, जुड़ा हुआ है। और जैसे हम इसको अलग करेंगे, इसको सेग्रीगेट करेंगे, डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करने लगेगा, रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो करने लगेगा। तो यहाँ पे ये मत कभी सोचना कि हेट्रोजाइगस कैरेक्टर आ गया तो वो ब्लेंड अप हो गया, मिक्सअप हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है। यहाँ पे ये इसके साथ एसोसिएट हुआ है, ये बहुत ईजिली यहाँ पे लिखा है कि सिंपली एसोसिएट देमसेल्फ,
ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल डी जो है अपना शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि डोमिनेंट जीन्स है, बट ऐसा नहीं है कि उसकी इंडिविजुअलिटी खो गई, उसकी पहचान खो गई है, ऐसा नहीं है। वो इसके साथ ब्लेंड अप हो गया है, ऐसा भी नहीं है, मिक्सअप हो गया, ऐसा भी नहीं, ये सिंपली इसके साथ एसोसिएट हो गया है। जैसे ही हम इसको गैमेट फॉर्मेशन के लिए अलग करेंगे, ये गैमेट्स अपनी प्योरिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को शो करने लगेगा। जैसे यहाँ पे ये अलग हुआ, अपना रिसेसिव शुरू हो गया, ये अपना डोमिनेंट शो हो गया। तो ऐसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपने आप को शो करता है। इस लॉ में यही चीज़ बताया गया है कि ये ट्रूली जो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पर डिपेंड है। जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों जीन्स जो है, वो दोनों कैरेक्टर जो है वो अपने आप में ब्लेंड अप हो गए, मिक्सअप हो गए, कुछ और ही बना लिए, ऐसा नहीं है। एक साथ एसोसिएट रहेंगे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे डजेंट मैटर, बट एसोसिएट रहेंगे, और जैसे वो गैमेट फॉर्मेशन के अलग होंगे, उनकी अपनी एक पहचान, अपना वो जो भी कैरेक्टर है उसको वो शो करने लगेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, जिसमें ये है कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगा, उनके क्रॉसेस होंगे, तो हमेशा ही डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव को सप्रेस्ड कर देगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखा, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। जब भी हम हेटेरोजाइगस कंडीशन भी है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सप्रेस्ड हो गया तो वो पूरी तरह से मर गया, वो अपने आप को दिखाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो सप्रेस्ड हो गया क्योंकि वो उसके साथ एसोसिएट है। जैसे वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेपरेट होगा तो वो अपनी इंडिविजुअल पहचान या अपने कैरेक्टर को जरूर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है कि जब भी कोई जीन्स जो होता है साथ में हाइब्रिड बनाता है तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप या ब्लेंडअप नहीं होता, वो सिंपली एसोसिएट होता है एक दूसरे के साथ, और जैसे सेपरेट होता है किसी टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पहचान को, अपने कैरेक्टर को शो करने लगता है। तो हमने दो लॉस पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग थर्ड लॉ को देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम आ गए हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी थर्ड लॉ, मेंडल्स के थर्ड लॉ के पास, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोगों ने क्या देखा था, डोमिनेंस कैरेक्टर की प्रेजेंस देखी थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखा था कि जब भी गैमेट्स को बनाने के लिए हम उनको अलग करें गैमेट्स के फॉर्मेशन में, तो वो पूरी की पूरी तरह अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या कह रहा है, द जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड इन अ डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें जो जीन प्रेजेंट होते हैं, सबके पास अपना अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो हर जीन्स के पास उनका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंस करने का पावर होता है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि एक जीन है वो टॉलनेस को भी डिफाइन कर रहा है, सीड के शेप को भी डिफाइन कर रहा है, या सीड के कलर को भी डिफाइन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हर एक कैरेक्टर को डिफाइन करने का या शो करने का अपना अलग अलग जीन होता है। एक जीन जो है वो टॉल के लिए अगर है तो वो टॉल के कैरेक्टर को शो करेगी। दूसरा कोई जीन जो होगा अगर वो सीड के कलर के लिए तो सीड के कलर को शो करेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक ही जीन है वो 50 तो कैरेक्टर को शो करेगा, नहीं। एक जीन है जो सिर्फ एक कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरे जीन पे दूसरे टाइप के कैरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे करके हर एक कैरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होंगे जो उस कैरेक्टर्स को शो करते होंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम जो कैरेक्टर चूज़ करते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, तभी तो डाईहाइब्रिड क्रॉस है ना। अब उसमें क्या होता है कि उसमें जो जीन्स होते हैं वो कोई फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कोई सीड के शेप के लिए, कोई सीड के कलर के लिए, कोई टॉलनेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उनके लिए वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो किसी की वजह से कोई अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली अपने हर एक कैरेक्टर्स को, हर एक जीन्स जो होता है वो शो करता है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग
गैमेट फॉर्मेशन। जब भी हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, हमने जब किया था, चार्ट बनाया था, तो और इसे राउंड पर्पल, राउंड वाइट, रिंकल्ड पर्पल, रिंकल्ड वाइट, इस तरह के गैमेट्स फॉर्मेशन किए थे। तो उसमें क्या था, हर एक कैरेक्टर्स का अपना अपना जीन्स था जो उस कैरेक्टर को शो कर रहा था, और सेम कैरेक्टर जो दूसरी जनरेशन में जा रहा था जो इंडिपेंडेंट था। ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। अगर पर्पल कलर है तो वो पर्पल कलर अपना इंडिपेंडेंट एक कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो पर्पल कलर अगर किसी के साथ मिक्स भी हो रहा है तो वो पर्पल कलर अपना इंडिविजुअलिटी को दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो कैरेक्टर्स को मिक्सअप करते हैं, मतलब दो कैरेक्टर्स को लेते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनके जो गैमेट्स बन रहे हैं, उन पे जो जीन्स हैं वो अपने ही कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जब वो सेपरेट हो रहे हैं, यानी जब गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेपरेट हम करके 4 गैमेट फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उसमें वो सब अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए इंडिपेंडेंट है, ना कि डिपेंडेंट है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है, इफ वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more जीन at a time, their distribution in the gametes and in progeny of subsequently is independent of each other। यहाँ पे भी वही बात हो रहा है कि अगर कोई भी एक से ज़्यादा जीन्स है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, तो वो अगर इनहेरिटेंस भी हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन प्रोजेनी में ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, तो वो अपने कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, कि ना कि डिपेंडेंट है। अगर पर्पल कलर है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो उस जनरेशन में जाके वाइट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो किसी भी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो पर्पल कलर ही रहेगा, वाइट नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो है राउंड और रिंकल का है, तो ऐसा नहीं होगा कि राउंड का प्लांट अगर हम कई सब्सिक्वेंट जनरेशन तक लेके जाते हैं तो वो रिंकल्ड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक इंडिविजुअलिटी है, वो एक डिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है शो करेगा, चाहे वो जनरेशन 1 हो, चाहे 4 जनरेशन के बाद भी हो। राउंड सीड है तो वो राउंड ही रहेगा, पर्पल फ्लावर है तो वो पर्पल ही रहेगा, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं भूलेगा और अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करेगा। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के ट्रेड्स को लेते हैं जिसमें मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं, मगर मेंडल्स ने यही बताया है कि वो कैरेक्टर्स, हर जीन अपने अपने कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए वो हर एक कैरेक्टर जो है, चाहे जितनी भी सब्सिक्वेंट जनरेशन में जाए, अपने आप को इंडिपेंडेंटली वो शो करेंगे। भले वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते ही जाएंगे, मगर अपना एक इंडिविजुअलिटी रहेगा। ये नहीं रहेगा कि पर्पल वाइट हो जा रहा है, राउंड रिंकल्ड हो जा रहा है, हम बहुत से जनरेशन चले गए, अब तो हमको रिंकल्ड होना है, हम बहुत राउंड हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो राउंड है तो वो चाहे जितनी भी जनरेशन क्रॉसेस कराओगे वो राउंड ही रहेगा। पर्पल है, उसको कितनी भी जनरेशन क्रॉसेस कराओगे वो पर्पल ही रहेगा, अपनी जो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है उसको शो करता रहेगा। तो ये 3 कैरेक्टर्स, 3 लॉज हैं मेंडल्स के, जिसको हम लोगों ने आज समझ लिया है। आगे हम नेक्स्ट और दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे। आई होप समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।